हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आज हम लोग न्यूट्रिशन के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज पढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और आज इसमें एक ये छोटा सा फिल इन द ब्लैंक्स है कि भोजन वह पदार्थ है जो व्यक्ति के शरीर को क्या करता है, संतुलित करता है, पोषित करता है या ऊर्जा युक्त करता है। तो इसमें पोषित, ऊर्जा युक्त और संतुलित, तो हमें क्या करना होता है कि सबसे करेक्ट आंसर की तरफ जाना होता है। तो भोजन से क्या होता है, हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा पोषित है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में पहला हमारा पोषित करेक्ट हो जाएगा। आपके एलटी एग्ज़ाम को मैंने ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को कलेक्ट किया है और आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। अगला है हमारे शरीर को पोषित करता है क्या? भोजन, भूखमरी, रोग, कीटाणु। तो यही प्रश्न जो ऊपर है इसी को थोड़ा दूसरे ढंग से यहाँ पर पूछा गया है। तो ये प्रश्न, इसका उत्तर यहाँ पे होता है कि हमारे शरीर को कौन पोषित करता है? भोजन पोषित करता है। और भोजन में से हमें कितने पौष्टिक तत्व मिलते हैं, कौन कौन से हैं हमारे जो? इसमें हमें आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फिर उसके बाद विटामिन्स है, फिर उसके विटामिन है और मिनरल है। तो आपका और वसा है और जल भी इसी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह से ये जो हमें ये सारे पोषक तत्व तो हमें किससे प्राप्त होते हैं? ये भोजन के माध्यम से ही हमारे शरीर में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, अपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? तो अपोषण की 2, 3, 4, 10। तो अपोषण, यहाँ पे पोषण की स्थिति नहीं, अपोषण की स्थिति पूछ रहा है। तो अपोषण की स्थितियां जो होती हैं वो 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती हैं अल्प पोषण और दूसरी अति पोषण। ठीक है, ये दोनों स्थितियां ही क्या होती हैं, हमारे लिए डेंजरस होती हैं, जो कि हमारे शरीर को, अगर आपको अधिक पोषण की प्राप्ति हो रही है तो आप जानते ही हैं कि ये मेटाबॉलिक डिजीज़, जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि डायबिटीज़ हो जाती है ना, डायबिटीज़ उससे भी बहुत ज़्यादा अति पोषण के कारण। और अल्प पोषण में क्या होता है कि हमारे शरीर को जितने पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है उनकी भी प्राप्ति नहीं होती, मतलब जो न्यूनतम पोषण है उसकी भी प्राप्ति नहीं हो पाती। तो वो स्थिति किसकी? अल्प पोषण के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूहों में बांट दिए गए हैं? तो ये जो 50 रासायनिक पदार्थ हैं वो हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो बांटे गए हैं वो 6 समूहों में बांट दिए गए हैं। कितने समूहों में? 6 समूहों में बांट दिए गए हैं, जिसमें कि हमारा क्या, जो हमारे पौष्टिक तत्व जिनकी हमें आवश्यकता होती है उनको कितने भागों में बांटा गया? उनको 6 भागों में बांटा गया है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया वो 6 भाग। मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? धूप, भोजन, नगर, उपयुक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं कि भोजन जो है ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आती है। बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमारी है, मूलभूत आवश्यकताएं, वो 3 होती हैं। कौन कौन सी हैं? भोजन है, और क्या है, वस्त्र है, फिर उसके बाद क्या है, हमारा आवास है। तो ये 3 प्रकार की हैं। अगर देखा जाए तो इन तीनों में भी किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है? भोजन को, क्योंकि इसके बिना क्या हमारा जीवन संभव नहीं हो पाता है। अगला है, पोषक तत्वों का मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया गया है? 2, 4, 9, 3। तो जो पोषक तत्व हैं उनको कितने रूप में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि उनको 3 समूहों में विभाजित किया गया है। तो वो कौन कौन से 3 समूह होंगे? उसमें आपके 3 समूह हो जाते हैं। एक हो जाता है ऊर्जा उत्पादक, एक होता है आपका ऊर्जा उत्पादक हो गया, फिर शरीर निर्माणक हो गया, ठीक है, जिसको बॉडी बिल्डिंग वाला कहते हैं, शरीर निर्माणक हो गया, और तीसरा हमारा हो गया सुरक्षात्मक। इस तरह से 3 भोज्य पदार्थ हैं, जो कि मतलब इसको 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, अगर बात हम करें कि ऊर्जा उत्पादक की, तो ऊर्जा उत्पादक जो भोज्य पदार्थ हैं वो कौन से हैं हमारे? तो ऊर्जा उत्पादक जो भोज्य पदार्थ हैं उसमें हम किसको लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा को। वो क्या करते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इसमें जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं उनको हम क्या करते हैं? ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और साथ में
दूसरा क्या, वसा, जिसको कि हम फैट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसका एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप शरीर निर्माणक की बात हम करें तो उसमें हमारा क्या आता है, प्रोटीन आ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद सुरक्षात्मक तत्व की अगर बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हमारे मिनरल्स आते हैं मतलब खनिज तत्व। ठीक, और क्या है, हमारे विटामिन, ये क्या है, किसके अंतर्गत आते हैं, ये सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका 3 भाग यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सा पदार्थ है जो शरीर का पोषण करता है। वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है। वसा है, कैलोरी है, भोजन है और जल है। तो यहाँ पर जो मानव शरीर का पोषण करता है वो कौन है, वो भोजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ये शरीर को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, भोजन करता है, और उसमें से मिलने वाले पोषक तत्व जो हैं वो अलग अलग क्रियाएं अलग अलग चीज़ों पर करते हैं। तो मेनली जो हमारा सोर्स है, जो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, वो कौन है, वो भोजन ही है, फूड है। पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पोषण की 2, 3, 4, 5। तो पोषण की कितनी अवस्थाएं हो जाती हैं, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अच्छा, जो इन्होंने ये बताया है, एक होता है पोषण, ठीक है, एक कौन सा, एक हो गया पोषण, एक हो गया आपका कुपोषण, और एक हो गया अल्प पोषण, और एक हो गया अतिपोषण। ठीक है, तो कितनी अवस्थाएं यहाँ पर देखिए, ये अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग देखने को मिले, तो आप ये ना कहें कि नहीं 3 होती हैं, 4 होती हैं, 2 होती हैं, तो ये नहीं, जो आंसर सही माना गया है वो कितनी अवस्थाएं, अगर इस तरह से अगर ऑप्शन में 4 दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 के साथ में, तो आप 4 पे जाएंगे। ठीक है, तो पोषण की अगर अवस्थाएं अगर आपसे पूछी जाएँ कि पोषण की कितनी अवस्थाएँ होती हैं, तो आपको उसका उत्तर क्या बताना है, उसका उत्तर बताना है 4। ठीक, तो अगला प्रश्न है हमारा, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है, कुपोषण, अपर्याप्त पोषण, सुपोषण, इनमें से कोई नहीं। तो पोषण की मतलब जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है और उसी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको प्राप्त हो रहा है पोषण, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी, कुपोषण, अपर्याप्त पोषण, सुपोषण, इनमें से कोई नहीं। तो वो स्थिति क्या कहलाती है, सुपोषण की स्थिति कहलाती है, और ये ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, आपका करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पौष्टिक तत्व है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, विटामिन एवं खनिज लवण, उपयुक्त सभी। तो अभी हमने पीछे देखा था कि ये सारे ही किसके अंतर्गत, पौष्टिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अच्छा, प्रोटीन में अभी मैंने आपको बताया था, प्रोटीन क्या है, हमारा शरीर निर्माणक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऊर्जा उत्पादक है, और विटामिन और मिनरल्स क्या हैं हमारे, ये हमारे सुरक्षात्मक हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां हैं। एलटी ग्रेड में आपके जिस तरह से सिलेबस में दिया हुआ है, मैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको बताऊंगी क्वेश्चन, और अभी बता भी रही हूँ, और आगे भी इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन बताऊंगी। निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां हैं, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर आपका जो पर्याप्त पोषण की स्थितियां पूछी गई हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता है आंसर नंबर ए। ठीक है, 2, अभी मैंने आपको बताया था 2 अपर्याप्त पोषण की स्थितियां होती हैं। एक कौन कौन सी होती है, अपर्याप्त, एक मतलब अति पोषण बहुत ज़्यादा हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, अल्प पोषण, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाने को मिल गया, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हम ले रहे हैं। और अल्प पोषण में मतलब जितना हमें रिक्वायरमेंट है हम उसका लीस्ट, मतलब उसमें कम ले रहे हैं। तो फिर इस तरह से कितनी अपर्याप्त पोषण की स्थितियाँ अगर पूछी जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हमेशा 2 होगा। ठीक,
अगला प्रश्न है, रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्वास्थ्य लाभ के लिए पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न को देखेंगे हम और फिर देखिए साधारण आहार, कोमल आहार, तरल आहार, उपचारात्मक आहार। तो यहाँ पर जो रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए मतलब उसके स्वास्थ्य में लाभ हो, तो मतलब हम उपचारात्मक पोषण की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और कोमल आहार, तरल आहार, साधारण आहार, ये सब क्या इसी उपचारात्मक पोषण के ही अंतर्गत आ जाते हैं। जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो जब शरीर की आवश्यकता एवं मात्रा के अनुसार अपूर्ण स्थिति हो तो वो स्थिति क्या कहलाती है? वो कुपोषण कहलाती है। फिर कुपोषण के अंतर्गत ही अपर्याप्त पोषण, अल्प पोषण इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कुपोषण यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखें, उसको समझने की कोशिश करें कि वो पूछ क्या रहा है। अगला है, कार्बोज के अंतर्गत कितने पौष्टिक तत्व निहित होते हैं? अच्छा, कार्बोज का क्या मतलब यहाँ पर हो गया? यहाँ पर मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट। क्या मतलब? कार्बोहाइड्रेट। हाँ, कार्बोहाइड्रेट पूछ रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अंतर्गत कितने पौष्टिक तत्व होते हैं? 2 होते हैं। बी ऑप्शन में यहाँ पे मिट गया है। मान लीजिए यहाँ पे 4 होता, यहाँ पर 3 होता। ठीक है, देख लेंगे आप। 2 हो गया आपका, 4 हो गया, 6 हो गया और 3 हो गया। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि ये किसके हिसाब से पूछ रहा है। तो कार्बोज के अंतर्गत कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 2 पोषक तत्व उसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अब कौन कौन से हैं? एक है आपका शुगर और दूसरा कौन सा है आपका? स्टार्च। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शुगर और स्टार्च। अच्छा, शुगर के अंतर्गत चीनी, शहद, गुड़ ये सारी चीज़ें आएंगी। और स्टार्च में हमें क्या क्या चीज़, जैसे आलू है, शकरकंदी है और आपके सूजी है, मैदे हैं, अनाज, गेहूँ, इन सारी चीज़ों में क्या स्टार्च पाया जाता है। और शुगर को भी क्लासीफाई मोनो, डाई और पॉली सेक्राइड्स में हम क्या करते हैं? उसको बांटते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो कार्बोज के अंतर्गत कितने पोषक तत्व कौन से हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाते हैं? एक ग्लूकोज हो जाता है और दूसरा स्टार्च हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर निर्माण तत्वों में इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर निर्माण तत्वों में इसका भी किसका? वायु का, जल का, ताप का और लड्डू का। तो यहाँ पर हम क्या है, शरीर निर्माणक तत्वों में शरीर का जो निर्माण करते हैं उन तत्वों में किसका भी महत्वपूर्ण स्थान है? तो किसका महत्वपूर्ण स्थान? तो वायु, ताप, लड्डू ये सब तो नहीं होगा। किसका स्थान है? जल का स्थान है शरीर के निर्माण करने में। ठीक है, त्वचा व आँखों को सुरक्षित रखता है। त्वचा आपकी स्किन है, आइज़ है, आइज़ को सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है विटामिन ए। ठीक, आँखों को सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है? आँखों की बात आ गई तो आँखों से तो आप तुरंत ही विटामिन ए को पकड़ लेंगे और हमारे स्किन को भी क्या करता है? ये अच्छा रखता है। कौन? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो भोजन के जो शारीरिक कार्य हैं उनको कितने भागों में विभक्त किया गया? उन्हें 3 भागों में विभक्त किया गया है। अभी बात हो चुकी, कौन कौन से भाग हैं? शरीर निर्माणक, ऊर्जा उत्पादक और कौन से? सुरक्षात्मक। तो इस प्रकार से 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। हमारे शरीर में लगभग कितना जल पाया जाता है? तो हमारे शरीर में 30%, 40%, 50% और 60%। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है 60%। अगर 60 से 65 अगर एग्जाम में आपको आता है तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। तो 60% के एबव अगर पास में है कोई 60-65 तो वहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। विटामिन मुख्यतः कितने होते हैं? विटामिन कितने होते हैं मुख्यतः? तो यहाँ पर दिया है 2, 4, 6, 8। तो अगर आप एक सिंपल सा विभाजन अगर विटामिन का करते हैं तो हम वहाँ से अगर आप करते हैं तब भी आपको 6 पकड़ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले मैं बता दूं कि करेक्ट आंसर क्या है। आंसर नंबर सी है जिसमें कि 6 होते हैं मुख्यतः। देखिए पूछ भी लिया है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विटामिन जो है वो 2 प्रकार के होंगे। एक होगा आपका जल में घुलनशील और दूसरा कौन सा होगा? वसा में घुलनशील। तो इसको आप जानते ही होंगे कि कौन सा जल में है और कौन सा वसा में है। तो अगर मैं बात करूं जल में घुलनशील विटामिन की और वसा में घुलनशील विटामिन की।
तो जल में जो घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के एडेक है। अगला, शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य संचालन और स्वास्थ्य के लिए कितने तत्व अनिवार्य हैं? शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए कितने तत्व अनिवार्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 9, सी 10 और डी आपका 5 है। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि शरीर के वृद्धि एवं विकास, कार्य संचालन और स्वास्थ्य के लिए कितने अनिवार्य हैं? तो वो कितने हैं हमारे? वो हमारे 5 तत्व अनिवार्य हैं। ठीक है, वृद्धि एवं विकास के लिए आपके वो प्रोटीन है। ठीक है, कार्य संचालन मतलब ऊर्जा को प्रदान करने के लिए आपका कार्बोहाइड्रेट, और क्या है आपका वसा है। 2 चीज़ हो गई। और उसके स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, क्योंकि ये सुरक्षात्मक है। तो इस तरह से, इस दृष्टि से हम देखेंगे तो आपका 5 निकल करके यहाँ पर आ जा रहा है। निम्न में से शरीर निर्माण में सहायक पौष्टिक तत्व कौन सा है? शरीर निर्माण, देखिए निर्माणकारी कौन सा है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, जल है और प्रोटीन है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर हमें क्या करना है? प्रोटीन। क्योंकि मैंने आपको बताया कि शरीर निर्माणक क्या है? जो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, कोशिकाओं की टूट फूट एवं मरम्मत का कार्य करता है, जो वो कौन है? वो प्रोटीन है। और हमारे प्रोटीन मतलब कि ये हमारे ब्लड से लेकर के जितने भी हमारे शरीर में एंजाइम्स हैं और हार्मोन्स हैं, उन सभी का क्या सिक्रीशन, उन सारी चीज़ों में किसकी? प्रोटीन की मात्रा होती है। तो प्रोटीन आपको हर जगह यहाँ दिखेगा। फिर उसके बाद हमारे शरीर में कौन से 2 प्रकार की क्रियाएं होती है? सकारात्मक, नकारात्मक, चल एवं अचल, सक्रिय एवं निष्क्रिय, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक। तो हम सभी जानते हैं कि 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक ऐच्छिक होती है और दूसरी अनैच्छिक। वे क्रियाएं जो हम ऐच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार कहते हैं, जैसे हाथ पैर का मूवमेंट, चलना, दौड़ना, बैठना, ये सारी हमारी ऐच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत। अनैच्छिक क्रियाएं बिना हमारी इच्छा के अनवरत चलती रहती हैं, जैसे हमारे शरीर के जो अंदर इंटेस्टाइनल जो भी जितनी एक्टिविटीज़ हैं इंटेस्टाइन में हो रही हैं, हमारा हार्ट पंप कर रहा है, हमारी आंखें ब्लिंक कर रही हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती है? ये सब अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अम्ल उत्पादक भोज्य पदार्थ कौन सा है? तो जिसमें कि अम्ल का उत्पादन होता है वो भोज्य पदार्थ कौन सा है? दूध है, फल है, अंडा है, साग सब्जी है। तो अम्ल उत्पादक मतलब जिनसे एसिडिटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसके अंतर्गत वो हमारा दूध भी अम्ल उत्पादक भोज्य पदार्थ नहीं है। फल से भी कोई एसिडिटी नहीं, साग सब्जी से तो बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर एग जो है, एग से क्या होता है? ये अम्ल उत्पादक भोज्य पदार्थ है। निम्न में क्षार उत्पादक मतलब बेस वाला भोज्य पदार्थ कौन सा है? मछली है, दूध है, अंडा है, मांस है। तो यहाँ पर ये जो है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछ रहा है कि क्षार उत्पादक आहार कौन सा है? तो यहाँ पर क्षार उत्पादक आहार कौन सा हो जाता है? मांस हो जाता है। क्षार उत्पादक आहार, इसको आप ध्यान में रखें, वो क्या है? हमारा मांस क्षार उत्पादक आहार है। और बल्कि मछली, दूध, अंडा ये सब नहीं है, और मांस हमारा क्षार उत्पादक आहार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असुरक्षात्मक आहार कौन सा है? शर्करा है, ताजे फलों का रस, अच्छी चीज, मछली, पनीर। तो यहाँ पर असुरक्षात्मक आहार कौन सा है? शर्करा। ठीक, कौन सा है? शर्करा असुरक्षात्मक आहार है। इसीलिए जो ऑयल है और चीनी है आपका, ये सारी चीज़ें क्या कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में लेने की बात करी जाती है। व्यक्तियों में कितनी प्रकार की क्रियाशीलता पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। तो व्यक्तियों में कितनी प्रकार की क्रियाशीलता पाई जाती है? तो इस प्रश्न के अंतर्गत हमारा आता है